फर्म की शुरुआत में हमें रूसी सैनिकों को दिखाया जाता है जो अपने कैदियों को जेल ले जा रहे थे। इनमें से एक कैदी हमारा हीरो क्राविन द हंटर था। क्राविन एक दिन यहाँ बिताता है और अगले दिन जेल के अन्य कैदी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। क्राविन उन्हें अच्छे सबक सिखाता है जिससे एक लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई के कारण क्राविन को सार्जेंट के पास ले जाया जाता है। सार्जेंट को पता चलता है कि क्राविन ने उन दोनों को मारा है। उनकी हालत देखकर सार्जेंट उससे पूछता है कि वह कौन है और कहाँ काम करता है। क्राविन जवाब देता है, मैं हंटर हूँ और तुम्हारे जैसे लोगों का शिकार करता हूँ। ये कहते ही वो सार्जेंट पर हमला कर देता है, उसे उठाकर मारता है और फिर उसके गले में चाकू लगाकर उसे वहाँ से फेंक देता है। खुद भी वो जेल से भागने की कोशिश करता है। उसके भागने के तरीके से पता चलता है कि क्राविन में कुछ विशेष शक्तियाँ हैं, जैसे कि वह बड़ी बड़ी कूदे लगा रहा था जो एक सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी। वह किसी चीते की तरह तेजी से भागता था और दीवारों पर ऐसे चल रहा था जैसे यह उसका रोज का काम हो। कुछ ही मिनटों में वह बिना किसी के हाथ लगे वहाँ से भाग निकलता है। भागते हुए वह एक भयंकर बर्फीले तूफान के सामने आ जाता है जहाँ एक भेड़िया उसका शिकार करने के लिए तैयार होता है, लेकिन क्राविन की आंखों में घूरने पर भेड़िया डर जाता है और उस पर हमला नहीं करता। बाद में भागते हुए क्राविन अपने एयर जेट में पहुँच जाता है और प्लेन में बैठते ही वह किसी को रिपोर्ट करता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है और सार्जेंट को मार डाला है। इससे हमें पता चलता है कि वह कोई साधारण कैदी नहीं था, बल्कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए वहाँ कैदी बनकर आया था। इसके बाद कहानी अतीत में चली जाती है जहाँ हमें क्राविन और उसके भाई का अतीत दिखाया जाता है। दिखाया जाता है कि उनके पिता उन्हें कॉलेज सेटबैक के लिए लाए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ ने आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर दोनों को गहरा सदमा लगता है। उन्हें लगता है कि वे अपनी माँ के अंतिम संस्कार पर जा रहे हैं, लेकिन उनके पिता इतने बेरहम थे कि उन्हें शिकार पर ले गए। जब ट्रेवन और उसके भाई ने इस बारे में पूछा तो उनके पिता ने कहा कि अंतिम संस्कार उन लोगों का होता है जिनकी मौत होती है और तुम्हारी माँ ने अपनी जान खुद ली है। वह इतनी आसानी से ये बातें इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वह एक गैंगस्टर और ड्रग डीलर था। वह अपने बच्चों को अपने जैसा बहादुर बनाना चाहता था। वह उन्हें शिकार सिखाने के लिए लाया था ताकि वे बेहतरीन शिकारी बन सकें। ये लोग जानवरों को मारकर उनकी खालें भी स्मगल किया करते थे, लेकिन ट्रेवन और उसके भाई को ये काम पसंद नहीं था। अपने पिता की बात मानते हुए वे शिकार के लिए आगे बढ़ते हैं। जिस शेर का शिकार करने वे जंगल में आए थे वो अचानक उनके सामने आ जाता है। ट्रेवन उसे देखकर डरता नहीं, बल्कि वह अपने ऊपर बंदूक तानता है और शेर की आंखों में देखने लगता है। क्राविन के इस तरह देखने पर शेर भी डर जाता है। शेर का शिकार करने का मन तो किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस शेर को मारने की उसकी इच्छा नहीं हुई। इसी बीच पीछे से रैवन का डैड गेनी निकोलाई ने शेर पर गोली चला दी। इस हमले से शेर भी गुस्सा हो गया और उसने बदला लेने के लिए क्रावन पर हमला कर दिया। क्रावन को पकड़कर वो जंगल की ओर बढ़ रहा था। अपनी बेटी को बचाने के लिए निकोलाई ने शेर पर गोली चलाते रहे, लेकिन शेर ने हार नहीं मानी और क्रावन को खींचते हुए दूर ले गया। फिर शेर ने आकर क्रावन के शरीर को एक जगह पर फेंक दिया। ये सब जंगल में सैर करने आई एक लड़की ने देख लिया। क्रावन को गंभीर हालत में देखकर उस लड़की ने उसके मुंह में कुछ खास सिरम डाल दिए, जिससे क्रावन को अद्भुत ताकत मिली और वह खुद को ठीक करने लगा। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई। जब वे क्रावन को लेकर जा रहे थे तब उस लड़की ने क्रावन के हाथ में एक छोटा सा कार्ड रख दिया। क्रावन अस्पताल भी पहुंच गया जहां उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन क्रावन की हालत इतनी गंभीर थी कि वह मरने की स्थिति में था। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित भी कर दिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कुछ मिनटों बाद क्रावन जीवित हो गया। जीवित होते ही उसने उस कार्ड को देखा जो उस लड़की ने उसे दिया था। इसी समय हम देखते हैं कि क्रावन के पिता और भाई भी उससे मिलने आए। उसका भाई उसे जीवित देखकर बहुत खुश था। हालांकि क्रावन की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उसके पिता ने क्रावन को अस्पताल से निकालकर एक घर ले गए। क्रावन के पिता ने उसके लिए एक सरप्राइज रखा था। सरप्राइज था उस शेर का सिर जिसने क्रावन पर हमला किया था। क्रावन उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने बदला लेने के लिए शेर को मार डाला। ये जानकर क्रावन को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने पिता से कहा, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको उसे नहीं मारना चाहिए था। ये सुनकर उसके पिता और भी गुस्से में आ गए और उन्होंने क्रावन को अपने से दूर कर दिया। क्रावन अपने कमरे में चला गया और वहाँ अपनी पैकिंग शुरू कर दी। साथ में वो कार्ड भी रखा जो लड़की ने उसे दिया था। रात के अंधेरे में वह वहाँ से निकल गया। जाते हुए उसका भाई उसे देख रहा था और उसे रोकते हुए कहा, भाई आप उसे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन क्रावन ने उसे समझाया, देखो मैं दूर नहीं जा रहा, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ हमें माँ ले जाती थी। ये कहते ही वह निकल गया। ये जगह एक जंगल थी जहाँ उनकी माँ उन्हें ले जाया करती थी। जंगल में पहुँचते ही क्रावन को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे बैल भाग रहे थे। उनसे बचने के लिए क्रावन ने अपना सिर नीचे करके खड़ा हो गया, लेकिन आंखें बंद करने से मुसीबत टल नहीं जाती। राम कंटोर पर उसकी आंखें बंद करने से मुसीबत टल गई, क्योंकि किसी भी बैल ने उसे टकराया नहीं। जब उसने सिर ऊपर किया तो एक बैल उसे बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हुई थी। वह हैरान होकर उस बैल की आंखों में देखता रहा और फिर बैल उस जगह से निकल गई जहाँ उसकी माँ उन्हें लाया करती थी। ये जगह बेहद खूबसूरत थी और
उसने यहाँ रहने का फैसला किया। यहाँ पर उसने जंगली जानवरों के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। उसने जंगल को अपना घर और इन जानवरों को अपने साथ ही मान लिया। एक दिन जब उसने देखा कि हिरन भाग रही है तो उसने भी हिरन की तरह भागना शुरू कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर कोई अद्भुत शक्ति है जिसकी वजह से वो हिरन की तरह तेज दौड़ सकता है। उसके अंदर शेर जैसी ताकत थी और वह बंदरों की तरह ऊंचे पेड़ों पर कूद सकता था। उसे ये सब करते हुए बहुत मजा आ रहा था। एक दिन उसने देखा कि जंगल में 2 शिकारी आए हैं और उन्होंने हिरनों पर हमला कर उनके सिर काट लिए। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वो शिकारी के पास गया और कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिकारी उसके एटीट्यूड को समझ नहीं पाए और उन्होंने उसके ऊपर बंदूक तान दी। ये देखकर उसे और गुस्सा आया और उसने उन दोनों शिकारी पर हमला कर दिया। उसने उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा कि वे दोनों मर गए। उस दिन के बाद से उसने ठान लिया कि अब वह किसी शिकारी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर सीन बदलकर हमें वर्तमान में क्रेवन दिखाया गया जो अपने प्लेन से इसी जंगल में आया था। उसने देखा कि जंगल में कई रूसी माफिया शिकारी हैं जो भैंसों का शिकार कर रहे हैं। ये देखकर क्रेवन को गुस्सा आया और उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। उनके नेता ने क्रेवन से कहा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर क्रेवन को गुस्सा आया और उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। उनके नेता ने फिर से कहा कि तुम हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे। क्रेवन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ियों के साथ लड़ाई करने लगा। वह एक ट्रक को बचाने में तो सफल रहा लेकिन उनके नेता की गाड़ी को नहीं रोक पाया। लेकिन जाने से पहले उसने उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। फिर सीन बदलकर हमें उसी नेता को उसके ऑफिस में दिखाया गया जहाँ वह अपने बॉस से मिलने आया था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया उसे पता चला कि वहाँ क्रेवन पहले से मौजूद था। क्रेवन ने उस आदमी के बॉस को मार डाला था। वह आदमी हैरान था कि क्रेवन यहाँ कैसे पहुँच गया। क्रेवन ने अपनी डायरी में उन सभी बुरे लोगों के नाम लिखे थे जिन्हें वह मारना चाहता था। जब उसने अपनी डायरी देखी तो पाया कि वो आदमी भी उसमें था। क्रेवन ने तुरंत अपनी गन उठाई और उस आदमी को गोली मार दी। इसके बाद वो बेरहमी से उस कमरे से बाहर निकल गया और हमें उन दोनों की लाशें दरवाजे पर लटकी हुई दिखाई दी। अब सीन बदलकर आखिरकार सालों बाद हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसने क्रेवन की जान बचाई थी। एक जादुई सिरम उसके मुंह में डालकर वो बड़ी हो गई है और अब एक प्रसिद्ध वकील बन गई है। इस फिल्म में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उसके कई दुश्मन भी बन गए हैं। लेकिन इस बीच क्रेवन की एंट्री होती है जब ये वकील अपनी दोस्त के अंतिम संस्कार में होती है। वहाँ क्रेवन उसे बताता है कि उसने उसकी दोस्त के हत्यारे को मार डाला है। वह रूसी सार्जेंट जिसने उसकी दोस्त का बलात्कार करके उसे मार डाला था। ये सुनकर वह चौंक जाती है और उसे विश्वास नहीं होता। वह घर जाकर रिसर्च करती है और पाती है कि क्रेवन की बात सच थी। एक प्रसिद्ध शिकारी ने उसकी दोस्त के हत्यारे को मार डाला था और वह जान जाती है कि वह शिकारी कोई और नहीं बल्कि क्रेवन ही है। क्रेवन ने उसे वो कार्ड भी दिखाया था जो उसने बचपन में उसके हाथ में रखा था। ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि उस लड़के ने उसे आज तक याद रखा था। अब वो क्रेवन से कहती है, मैं जानती हूँ तुम ही हो हंटर जो सभी माफियाओं को मार रहे हो, लेकिन मेरी नजर में तुम भी एक अपराधी हो, तुम भी हत्या कर रहे हो। क्रेवन ने जवाब दिया, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी डायरी निकालकर उसे देता है और कहता है कि तुम इस फेयर में हो। रोज अपराधी तुम्हारी अदालत से छूट जाते हैं। बस मैं चाहता हूँ कि तुम उन अपराधियों के नाम मुझे इस डायरी में लिख दो ताकि मैं उन सभी बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा दूं। जाते जाते वो वकील वो डायरी पकड़ लेती है। अब सीन बदलता है और हमें राइनो नाम के एक व्यक्ति से मिलवाया जाता है जो एक माफिया है और हर तरह के बुरे काम में शामिल रहता है। उसे एक चौंकाने वाली खबर मिलती है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो एक गैंगस्टर था उसे किसी ने मार दिया है। ये जानकर वो हैरान होता है कि कौन बहादुर हो सकता था जिसने उस व्यक्ति को मारा। उसे अपने दुश्मन की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह अपने आदमी से कहता है कि हमें उस व्यक्ति से हाथ मिलाना चाहिए जिसने हमारे दुश्मन को मारा, नहीं तो वह एक दिन हमारे लिए भी मुश्किल पैदा कर सकता है। साथ ही राइनो अपने दुश्मन के बिजनेस को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है। जब वह अपने दुश्मन के लोगों से मिलने जाता है तो गुस्से में उन्होंने राइनो को गोलियों से भून डाला। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि राइनो को कुछ नहीं हुआ। उसका शरीर पत्थर की तरह हो गया था और यह सब उसने एक अजीब तरह के सिरम को अपने अंदर इंजेक्ट करके किया था। जब ये लोग राइनो की बॉडी को देखकर हैरान थे तभी उसके छिपे हुए स्नाइपर्स ने उन पर गोलियां चला दी और उन्हें भी मार डाला। अब यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति मॉरिस बचा था जो डर कर राइनो के साथ हाथ मिला लेता है। शाम हो गई और देखा गया कि क्रेवन के पिता निकोलस ने भी मॉरिस को अपने पास बुलाया है बिजनेस डील के लिए। जैसा कि हम जानते हैं वो पहले से ही राइनो के साथ हाथ मिला चुका था, तो वह राइनो के दुश्मन निकोलस के साथ क्या करता है ये जानना बाकी है। निकोलस को मारने के लिए उसके आदमियों के साथ आए हैं। उनके इशारे पर निकोलस के आदमी हमला करते हैं, लेकिन निकोलस को मारना इतना आसान नहीं था। निकोलस ने मॉरिस और उसके सभी आदमियों को मात दे दी। ये जानकर राइनो गुस्से से पागल हो गया।
गया। फिर उसे पता चलता है कि उस आदमी का पता चल गया है जिसने उसके दुश्मनों को मारा था। इस बारे में जानकर वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। क्रेवन अपने भाई के पास आया है क्योंकि आज उसके भाई का जन्मदिन है। जब वे जन्मदिन मना रहे थे तभी उसके पिता भी वहाँ आ गए। पिता ने उसे समझाया कि वो परिवार का हिस्सा है और उसे उनके पास रहना चाहिए, लेकिन क्रेवन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और पार्टी का आनंद लिया। इसके बाद क्रेवन अपने भाई को छोड़ने के लिए घर आया, लेकिन उसका भाई बहुत परेशान था। जब वो वापस जाने लगा तो उसके भाई ने उसे रोक लिया। अपने भाई की भावनाओं का सम्मान करते हुए वह सोफे पर सो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो उठकर बाहर गार्डन में गया और वहीं सो गया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने भाई को जगाने के लिए देखा, लेकिन उसका भाई वहाँ नहीं था और सोफे पर खून के निशान थे। इसका मतलब था कि कोई उसके भाई को किडनैप कर ले गया है। शुक्र है कि वे लोग अभी दूर नहीं गए थे। क्रेवन ने उन्हें देखा और अपने भाई के कमरे से बिल्डिंग के नीचे कूदकर उनके पीछे भागने लगा। क्रेवन ने उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह एक झटके से गाड़ी से गिर गया। वे लोग उसके भाई को वहाँ से दूर ले गए। आगे जाकर वे लोग हेलीकॉप्टर की सीढ़ी पर उसके भाई को कहीं और ले जा रहे थे। क्रेवन ने अपने भाई को बचाने के लिए पास पड़ी एक सीढ़ी उठाई और हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर की सुरक्षा ने उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया और वह पानी में गिर गया। पानी से बाहर निकलकर परेशान क्रेवन लॉयर के पास गया और उसे बताया कि कैसे उसके भाई को किडनैप कर लिया गया। वह यहाँ इसलिए आया था ताकि पता कर सके कि आखिर वो कौन है जिसने उसके भाई को किडनैप किया। लॉयर ने उसे बताया कि उसके भाई का वर्तमान स्थान क्या है। क्रेवन को ये भी पता चला कि उसके भाई को किडनैप करने वाले माफिया है और उन्होंने पैसे के लिए उसे किडनैप किया है। क्रेवन ने कहा कि फिर समस्या क्या है, उन्हें पैसे दे दो। जवाब में उसके पिता ने कहा कि अगर मैंने उन्हें पैसे दे दिए तो वे मुझे कमजोर समझेंगे और मैं कमजोर नहीं बनना चाहता, चाहे इसमें मेरा बेटा ही क्यों न मारा जाए। यहाँ पर एक व्यक्ति ने बताया कि अब वह अपने भाई की जान खुद ही बचा सकता है। उसने एक वकील को बताया कि उसे किडनैपर के बारे में और जानकारी मिली है और उनकी लोकेशन का पता भी चल गया है। ये सुनकर वकील बहुत खुश हुई। कुछ ही मिनटों बाद वही व्यक्ति राइनो के एक आदमी से मिला। इस बात का खुलासा हुआ कि असल में वह किडनैपर नहीं बल्कि राइनो का ही आदमी है। राइनो किसी तरह क्राविन को फंसाना चाहता है, इसलिए वह अपनी सारी जानकारी खुद क्राविन तक पहुंचा रहा है ताकि क्राविन उसके पास पहुंच सके। राइनो की योजना के अनुसार वकील क्राविन को किडनैपर की लोकेशन बताती है और क्राविन वहां अपने भाई को बचाने के लिए पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो गार्ड से लड़ाई करने लगता है। गार्ड के पास भी हथियार थे, लेकिन फिर भी क्राविन आसानी से दो गार्ड से लड़ रहा था। उसने 2 गार्ड को मारकर उनकी स्नाइपर ले ली और बाकी लोगों को मारते हुए उस कमरे तक पहुंचता है जहां उसके भाई को किडनैप किया गया था। जब वह अपने भाई को छुड़ाने वाला था तभी वह उनके नेता से लड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान उसे एहसास होता है कि ये सब एक जाल है। जिस खिड़की के पास वो था वह टूट गई और लोग नीचे गिर गए। गिरने के बाद ऊपर से बड़े बड़े पत्थर उन पर गिरने लगे। राइनो को लगा कि क्राविन और उसका आदमी मारे गए हैं और वह बहुत खुश था। उसने क्राविन के भाई को छोड़ दिया और उसे क्राविन की सच्चाई बताई कि क्राविन ही हंटर है जो सभी माफियाओं और बुरे लोगों को चुन चुन कर मारता है। 2 लोग ये देखने आए कि क्या पत्थरों के नीचे क्राविन मरा है या अभी भी जिंदा है। हैरानी की बात ये थी कि क्राविन अभी भी जिंदा था। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों से लड़ाई की और उन्हें मार दिया। फिर वो उनकी गन लेकर बाहर निकल गया। चलते चलते उसने वकील को कॉल किया और बताया कि ये सब माफियाओं का जाल है और उसे पकड़ने के लिए माफिया अब उसके पीछे हैं। वकील जल्दी से अपने ऑफिस से निकल गई। वह एक एयरक्राफ्ट से उस क्षेत्र में पहुंच गई जहां ग्रामन ने उसे बुलाया था। ग्रामन ने उसे अपने जंगल में बुलाया था जो सबसे सुरक्षित स्थान था। जब वे अपने केप की ओर जा रहे थे तभी अचानक एक चीता झाड़ियों से निकलकर क्राविन पर हमला कर देता है। क्राविन इन चीजों का आदी था और उसने चीते से ऐसे लड़ा जैसे वो खुद भी एक चीता हो। उसकी हिम्मत देखकर चीता डरकर वहाँ से चला गया। वकील उसकी हिम्मत और ताकत से प्रभावित हो गई थी। फिर हमें राइनो के ऑफिस का दृश्य दिखाया गया जहाँ उसे खबर मिली कि क्राविन अभी भी जिंदा है और उनके चंगुल से भाग चुका है। इसमें ये बताया गया है कि क्राविन को खोजने की कोशिश की जा रही है। एक जासूस ने उसे एक जंगली फूल दिया जो उस जगह से मिला था जहाँ क्राविन को पत्थरों के नीचे छिपाया गया था। उस जासूस ने कहा कि इससे पता चलता है कि क्राविन जंगल में रहता है। एक महिला लॉयर से पूछती है कि क्या उसके पास बचपन में दी गई एक ताकतवर दवा है। लॉयर बताती है कि उसकी दादी ने वह दवा बनाई थी, लेकिन अब वह मर चुकी है और कोई और नहीं जानता कि वह दवा कैसे बनाई जाती है। इस बीच राइनो और उसके लोग जंगल की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ राइनो के जासूस के पास एक विशेष इंजेक्शन है जिससे वह क्राविन को मारने की योजना बना रहा है। क्राविन को पता चल गया है कि राइनो और उसके लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। उसने पहले से ही कई जाल बिछा रखे थे जिससे राइनो के कई लोग उन जालों में फंस गए। जब राइनो के लोग चीखने लगे तो राइनो को समझ में आ गया कि क्राविन उनके सामने आ चुका है। राइनो के साथ आया एक आदमी जो असल में जादूगर था ने क्राविन के खिलाफ जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में लॉयर ने उस जादूगर पर हमला करके
उसे मार दिया। फिर उसने क्राविन को वही दवा दी जो उसकी दादी ने बनाई थी, जिससे क्राविन न केवल जीवित हो गया बल्कि उसकी हालत भी सुधर गई।